कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 21 निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ होता है गुथा हुआ। किसी एक विषय पर अपने मन के विचारों को अच्छे से प्रस्तुत करना, विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप से उसको विस्तार देने की कोशिश न करें। निबंध लिखते समय अपनी भाषा शुद्ध रखनी चाहिए ताकि लिखनी गई बात दूसरे को समझ में आ सके। निबंध से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, यानी विषय से संबंधित ही हमें बातें निबंध से लिखनी चाहिए। और निबंध लिखते समय हमें शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए इसे पढ़ें। निबंध शब्द दो शब्दों से बनकर बना है, नि प्लस बंध। इसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ या भली तरह से, अच्छी तरह से गुथा हुआ। किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों को ऐसा क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित लेख जिससे हमें उस विषय का विस्तृत या संक्षिप्त रूप से पूर्ण जानकारी मिलती है, निबंध कहलाती है। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय पर निबंध लिखना है उसे पहले अच्छी तरह से अपने दिमाग में सोच लें। निबंध लिखते समय अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त करने चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही बात व्यक्त करें। निबंध में वाक्य छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। उसे उतना विस्तार देना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसके यथास्थान जोड़ देना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में अपने विचारों का निष्कर्ष प्रभावी ढंग से देना चाहिए। यहाँ पर पहला निबंध हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है, रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में दूर के स्थानों की यात्रा करना बड़ा कठिन था। उन दिनों रास्ते दुर्गम होते थे और यातायात के साधन सीमित थे। लोग पैदल या बैलगाड़ी की यात्रा करते थे। यात्रा का तीव्रतम साधन घोड़ा था। कुछ मील दौड़ने के बाद वह थक जाता था और उसे आराम करना जरूरी होता था। फिर युग बदला, उसी के साथ यातायात के साधन भी बदल गए। यातायात के जिस साधन ने सारे संसार में क्रांति ला दी वह था रेलगाड़ी यानी ट्रेन। अपने आरंभ से लेकर आज तक यह साधन जनता का अत्यंत प्रिय बना हुआ है, यानी बहुत ज्यादा पसंद करने वाला बना हुआ है। रेलगाड़ी में सैकड़ों यात्री एक साथ यात्रा करते हैं। रेलगाड़ियां बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करती हैं और देश के विभिन्न छोरों पर छोड़ती हैं। रेलगाड़ी की यात्रा का अत्यंत सस्ता साधन है। रेलगाड़ी यात्रा का सबसे सस्ता साधन है, इसीलिए इसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सभी यात्रा करते हैं। रेल यात्रा में जाति धर्म संप्रदाय आदि का भेद नष्ट हो जाता है। हमारे देश में रेल यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ के रेलवे स्टेशन एक मेले जैसे सदृश्य उत्पन्न करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुंचता है उसे वहां की जीवंतता का आभास हो जाता है। वह देखते ही कई यात्री अपना सामान लिए अंदर जा रहे हैं तो कुछ बाहर की ओर चल रहे हैं। कुछ अपना सामान स्वयं उठाते हैं तो कुछ का सामान कुली उठाए चलता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही दृश्य बदल जाता है, यानी सीन बदल जाता है। गाड़ी आने से थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म यात्रियों से भर जाता है। हॉकर चीख कर, यानी सामान बेचने वाला जो होता है उसे हॉकर कहलाते हैं। हॉकर चीख कर अपने सामान को बेचते रहते हैं। कोई पूरी सब्जी बेच रहे हैं तो कोई ब्रेड पकौड़े और समोसे पकार रहे हैं। कोई बड़ी केतली में चाय लिए घूम रहा है तो कोई अखबार मैगजीन बेच रहा है। कहीं आइसक्रीम और ठंडी पेय का शोर है तो कहीं नींबू पानी के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। जूते पॉलिश करने वाले भी घूम घूम कर यात्रियों के जूतों को पॉलिश करने का आग्रह करवा रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुलिस को भी घूमते देखा जा सकता है। पुलिस चोर उचक्कों और उठाईगिरों से यात्रियों की रक्षा करती है। पुलिस की असावधानी से कभी कभी जेब कतरे भी अपने कौशल यानी अपने हुनर का प्रदर्शन कर देते हैं, यानी वो चोरी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित यात्री की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के झुंड बातचीत में लगे रहते हैं। भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री अकेला कम आता है और उनको छोड़ने के लिए कई लोग आते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर खूब चहल पहल रहती है। बातचीत के बीच लोग उत्सुकता पूर्वक रेलगाड़ी आने की दिशा में देखते रहते हैं। जहां से रेलगाड़ी आती है वहां पर वो लोग देखते हैं।
वास्तव में रेलवे प्लेटफॉर्म भारतीय संस्कृति का नमूना है। यहाँ विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोग मिलते हैं। वे बाहरी रूप से भिन्न दिखाई देते हुए भी सोच और आचरण में एक जैसे होते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म अनेकता में एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला निबंध हमारा उदाहरण के रूप में दिया गया है वृक्षारोपण, यानी पेड़ लगाना। वृक्ष अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। वृक्ष के अभाव में धरती पर मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हमारा जीवन वृक्षों पर ही निर्भर करता है। वृक्ष किसी स्थान के सौंदर्य को बढ़ाते ही हैं, वे जलवायु का संतुलन भी बनाए रखते हैं। वृक्ष देश की संपत्ति होते हैं। किसी देश की आर्थिक विकास में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वृक्षों से हमें बहुत लाभ होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है, वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है, जिसका उपयोग ईंधन में, फर्नीचर में, कागज बनाने में होता है। इमारती सामान बनाने में भी लकड़ी का ही प्रयोग होता है। वृक्षों से हमें पशुओं के लिए चारा, मनुष्यों के लिए फल प्राप्त होते हैं। वृक्षों की पत्तियों में छोटी छोटी प्रयोगशालाएं होती हैं, जिससे संसार का सारा स्टार्च बनता है। स्टार्च मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन का अनिवार्य अंग होता है। वृक्षों से हमारे अनेक उद्योगों को कच्चा मिल जाता है। इन उद्योगों में माचिस उद्योग, कागज उद्योग और फर्नीचर उद्योग प्रमुख हैं। औषधि के रूप में भी वृक्षों से अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। ऐसे वृक्ष में यूकेलिप्टस और सिनकोना के वृक्ष प्रमुख हैं। वृक्ष जलवायु के नियंत्रण में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके फलस्वरूप गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ये ठंडी हवाएं वर्षा के लिए बादलों को भी ठंडा कर देती हैं और वर्षा में सहायक बनती है। वृक्ष वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदले रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि वृक्ष ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। वृक्ष केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। वृक्षों का प्राकृतिक सौंदर्य मन मस्तिष्क को तरोताजा करता है और मनुष्य को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। शायद यही सोचकर प्राचीन काल में ऋषि मुनि वनों में कुटिया और आश्रम बनाकर रहा करते थे, क्योंकि वहां पर ठंडक हुआ करती। वृक्षों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वृक्षों की रक्षा को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वन महोत्सव नामक कार्यक्रम बनाया है। यह महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस अवधि में देश भर में करोड़ों नए वृक्ष लगाए जाते हैं। वृक्षों की रक्षा के प्रति जागरूक और वृक्षारोपण के प्रति उत्साह उत्पन्न करता है। जब हम सभी जागरूक बनेंगे, तभी वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन हो सकेगा। आइए इन सबको इस पुनीत कार्य में हम सभी मिलकर हाथ बटाएं। तीसरा निबंध हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है भारत अनेकता में एकता। भारत एक विशाल देश है। इसकी भौगोलिक सीमाएं उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली है। यह देश अनादिकाल से सभ्यता और संस्कृति में अग्रणी है, यानी आगे रहा है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन के शब्द में, यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। कहीं भयंकर ठंड है तो कहीं झुलसा देने वाली लू चलती है। कहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है तो कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्ष में 2-4 सेंटीमीटर वर्षा भी बहुत मुश्किल से हो। शस्य श्यामला भूमि अनेक प्रकार से अन्न और फल उत्पन्न करने में समर्थ है। प्राकृतिक विभिन्नता के साथ साथ यहाँ के निवासियों यानी रहने वालों में खाने पीने, रहन सहने, कपड़े पहनने, बोलचाल आदि और धार्मिक विश्वास विविधता लिए हुए। ऊपर से देखने पर भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इन ऊपरी विभिन्नताओं के नीचे एकता की धारा
प्रवाहित है। जिस प्रकार माला में पिरोए हुए विभिन्न रंग के फूल माला की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से विभिन्नता हमारे देश की शोभा को बढ़ाती है, घटाती नहीं है। हमारा देश सदैव नैतिकता और आध्यात्मिक का उपासक रहा है। भौतिक सुख, ऐश्वर्य और भोग विलास इस देश के आदर्श नहीं है। सत्य, त्याग, बंधुत्व और अहिंसा हमारी संस्कृति के प्रण रहे हैं। आज सारा विश्व इस मूल्य के महत्व को स्वीकार करता है। भारतीय संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारा देश पददलित होने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रख सका। विदेशी आक्रांताओं की मारकाट, विनाशशीलता, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी इस देश की मूलभूत एकता को छिन्न भिन्न यानी अलग अलग नहीं कर सके। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन के शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या गणना है कितनी लंबी हम इस सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है बहुत ही गहरे अपने नींव पड़ी। हमने बहुत बार सर्जी है कई क्रांतियां, बड़ी बड़ी इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगला निबंध हमारा है कंप्यूटर, जो कि आज की हमारी मुख्य जरूरत बन चुका है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। हमारे देश में भी कंप्यूटर की मांग निरंतर यानी लगातार बढ़ रही है। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। उसने 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक कंप्यूटर बनाया था जो लंबी लंबी गणनाएं छाप देता था। वास्तव में कंप्यूटर जो जटिलतम गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में कर देता है। उसकी गणना में जरा सी भी त्रुटि यानी कोई भी गलती संभव नहीं है। कंप्यूटर में एक केंद्रीय मस्तिष्क यानी एक सेंटर में एक क्या होता है, केंद्रीय मस्तिष्क होता है यानी दिमाग होता है, जो अपने कार्य को संकेतों की गणितीय भाषा में करता है, जिसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए विशेष भाषा के संकेत तैयार किए। इन संकेतों, निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर के प्रोग्राम कहते हैं या कहा जाता है। यदि प्रोग्राम बनाने में गलती हो जाती है तो कंप्यूटर गणनाएं भी त्रुटिपूर्ण यानी गलतियां उसमें भी होती हैं। अक्षरों और शब्दों के संकेतों में बदलाव आ जाता है। इसीलिए पूरी पुस्तक को भी कंप्यूटर की स्मृति कोश में रखा जा सकता है। अब कंप्यूटर का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ही सीमित नहीं रह गया। अब उसका प्रवेश सभी क्षेत्रों में हो चुका है। बड़े व्यवसायी, उद्योगपतियों, तकनीकी और वाणिज्य, वैज्ञानिक अनुसंधान, दूरसंचार उद्योग, युद्ध, प्रकाशन, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में सभी कंप्यूटर उपयोग में आ रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कंप्यूटर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि कंप्यूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि कंप्यूटर मानव के दिमाग का स्थान नहीं ले सकता। कंप्यूटर बड़ी बड़ी गणनाओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक तेजी से कर सकता है, लेकिन मानव मस्तिष्क की दूसरी विशेषता उसमें नहीं होती। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसमें न हृदय की अनुभूति होती है, न ही संवेदनाएं और न ही तत्कालिक अभिरुचियां। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता, न अपनी इच्छा से कोई काम कर सकता है। वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी। वास्तव में कंप्यूटर मनुष्य का अच्छा सेवक है, ऐसा सेवक जो अपने स्वामी की आज्ञा को चुपचाप मानता है। मनुष्य के लिए इसकी उपयोगिता, जीवन में सभी के कुछ न कुछ स्वप्न होते हैं। सभी के मन में कुछ न कुछ बनने या पाने की इच्छा होती है। इसमें से उसके स्वप्न साकार हो पाते हैं जो अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेष्टा यानी इच्छा करते हैं। मैंने भी एक स्वप्न देखा डॉक्टर बनने का। जब से मैंने होश संभाला तभी से मेरे मन में यह बात घर गई कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने कभी तर्क की दृष्टि से इस विषय में नहीं सोचा, बस एक तीव्र भावना का निश्चय बन गया कि वास्तव में डॉक्टर को बीमार और असहाय लोगों की सेवा करते देखकर मन में यह अभिलाषा पता नहीं कब उत्पन्न हो गई। अब तो यह मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। मैं दीनहीन, भूखे, नंगे और निर्धन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ।
उन्हें उचित समय पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। यही सब देखकर मैंने निश्चित कर लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और निर्धन और असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने अभी से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर बनने के लिए बड़ी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता है, तब जाकर किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। मुझे पता है कि कठिन परिश्रम के आगे कोई बाधा नहीं टिकती। कठिन परिश्रम प्रत्येक कठिनाई को सफलता में परिवर्तित कर देता है। मैं सोचता हूँ कि यदि ईश्वर की कृपा और माता पिता व गुरुजनों का आशीर्वाद न रहा तो मेरा सपना पूरा होगा। मैं अपना चिकित्सालय किसी निर्धन बस्ती में खोलूंगा ताकि मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जो चिकित्सा सुविधा से वंचित रहते हैं। कबीर के इस दोहे को अपने जीवन का आदर्श बनाया है। कबीर ने कहा है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वास्तव में चिकित्सा का व्यवसाय परोपकार और सेवा का है। कई लोग इसे केवल आय प्राप्ति का साधन बना लेते हैं और रोगियों से जमकर फीस वसूलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनकर धन कमाना नहीं, बल्कि पीड़ितों और साधनहीनों की सेवा करना है। धन तो जीवन यापन का साधन मात्र है, यह जीवन लक्ष्य नहीं हो सकता। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और अपने जीवन को दीनहीनों की सेवा में अर्पित कर सकूं। प्राचीन काल में मनुष्य कुछ खेलों और स्वांग तमाशों के द्वारा अपना मन बहलाया करता था। आजकल मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हैं। इसमें सिनेमा सबसे लोकप्रिय साधन है। यह विज्ञान की अनुपम देन है। आजकल कोई भी छोटा बड़ा नगर ऐसा नहीं जिसमें सिनेमा घर न हो। आधुनिक चलचित्र का आविष्कार अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन और फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं ने किया था। उस समय तक केवल मूक यानी गूंगे बिना बोलने वाले चित्र ही चलते थे। एडिसन और ल्यूमियर बंधु ने मूक चित्रों को हंसना बोलना सिखाया। फिर पूर्व में श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट चलचित्र फोटो आगे चलकर रंगीन हो गई यानी कलर्ड पिक्चर हो गई। चलचित्र की फिल्म मूवी कैमरे की सहायता से तैयार की जाती थी। जब सिनेमा घर में फिल्मों को दिखाया जाता है तो कैमरे के द्वारा कैद किए गए दृश्य दर्शक के मन को मोह लेते हैं। भारत में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता नगर फिल्म निर्माता के लिए बड़े केंद्र हैं। आज चलचित्र मनोरंजन का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है। ये सब जगह मौजूद है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन कहा जाता है। जो लोग रोज काम की चक्की में पीसते हैं वे सप्ताह या महीने में एक बार चलचित्र देखकर अपने आप को तरोताजा अनुभव करते हैं। चलचित्र केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि ज्ञान वृद्धि का भी साधन है। इसके माध्यम से भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा प्रभावशाली ढंग से दी जाती है। समाज सुधार के क्षेत्र में भी स्वचालित अग्रणी भूमिका निभा सकता है। चलचित्र के द्वारा छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल श्रम, शिक्षा की आवश्यकता आदि के विषय में उपयोगी जानकारी दी जा सकती है। चलचित्र ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का में भी बड़ा योगदान दिया। आज गैर हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग भी चलचित्र देखकर हिंदी भाषा सीख गए और मस्ती में हिंदी फिल्मों के गीत गुनगुनाते और संवाद बोलते। जहाँ लाभ है वहाँ नुकसान भी है। अनेक युवाओं को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को चलचित्र देखने की बुरी आदत पड़ जाती है और वे अपनी पढ़ाई लिखाई को भूलकर चलचित्र यानी टीवी देखने और उनके बारे में बातें करने में ही अपना समय नष्ट कर देते हैं। फिल्मों में दिखाए गए अश्लील यानी गंदे दृश्यों का भी युवा के मस्तिष्क यानी दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गंदे दृश्य और गंदी बातें मस्तिष्क पर जल्दी प्रभाव डालती हैं, क्योंकि हम सभी को गंदी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई हम कम देर में कम ग्रहण कर पाते हैं। मन में अटल भाव बनाकर बैठ जाती हैं और टालने से भी नहीं टलती। सिनेमा में गंदे गानों और बनावटी प्रेम को युवा लोग अपने जीवन का सच समझ बैठते हैं और उनकी नकल करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चलचित्र के लाभ कम और उसमें होने वाली हानियां ज़्यादा है।
वास्तव में ये हानियां यानी नुकसान चलचित्र की ना होकर चलचित्र निर्माता जो पिक्चर बनाते हैं उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। आवश्यकता इस बात की है कि इस गंभीर विद्या का प्रयोग गंभीरतापूर्वक किया जाए, जिससे यह युवा पीढ़ी का उचित मार्गदर्शन करके उसे सच्चरित्र देशभक्ति से पूर्ण और उत्तरदायी नागरिक बनाए। इसी के साथ हमारा ये 5 निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।